हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी रोनीता गुंडो जी द्वारा लिखी गई है। भैया भाभी समझ रहे थे कि वह बहन को घर से निकालने की चाल में कामयाब हो गए, पर असल में वह बहन के ही चाल के मोहरे थे। सुना है कुछ, पापा जी माया को यहीं रखने का सोच रहे हैं, और मम्मी जी वह तो ना जाने अपनी बेटी के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही हैं, मानो वह कोई किला फतेह करके आ रही है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब आप में और उसमें सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट देंगे पापा जी। ओहो प्रिया, कितनी बड़बड़ करती हो तुम। इतना सब होने में बहुत वक्त लगता है, पहले से ही इतनी दूर तक मत सोचो। अक्षय ने थोड़ी लापरवाही दिखाते हुए कहा। क्या? तो क्या बैठे बैठे उस वक्त का इंतजार करें? अरे पहले से ही हमें सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, यूं अचानक कुछ भी नहीं होता, प्रिया ने खींचते हुए कहा। अक्षय इस बार अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, यूं अचानक कुछ भी नहीं होता। ये कहकर वह अचानक प्रिया को एक चांटा लगा देता है। इससे पहले प्रिया कुछ समझती या कह पाती, अमित जी और सुधा जी अपने बेटे और बहू के कमरे में आ जाते हैं। सुधा जी, ये कैसी आवाज़ थी बेटा? ये कहते हुए उनकी नज़र प्रिया पर गई, जो अक्षय के चांटे की वजह से अपने गालों पर हाथ रख खड़ी थी। अमित जी, ये सब क्या है अक्षय? बहू पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा क्या हो गया जो बहू पर हाथ उठाने की नौबत आ गई? अक्षय, पापा, इसने बात ही कुछ ऐसी की कि मैंने अपना आपा खो दिया। अमित जी, बात क्या है वह तो बताओ। प्रिया के अब पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वह अपनी ननद के बारे में कैसे विचार रखती है, यह उसके सास ससुर को पता चलने वाला था। अक्षय, आप तो जानते ही हैं, कल माया आ रही है। अमित जी, हाँ तो? अक्षय, तो ये कह रही थी कि इसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है, तो 2-4 दिन के लिए वह इसे बुला रही है, पर जब कल माया आएगी तो इसका यहाँ होना भी तो ज़रूरी है। आखिर उसकी भी अभी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तलाक कोई छोटी बात तो है नहीं, पर मैंने इससे कहा कि माया तो अब यहीं रहेगी, तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ, वहाँ तुम्हारी अभी ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस पर यह बहस की जा रही है कि नहीं, इस वक्त माया को मम्मी जी संभाल लेंगी, तो घर के काम कौन करेगा, वगैरह वगैरह कहकर मेरा सिर खा रही थी। 1000 बार कहा कि सब हो जाएगा, पर यह अपनी जिद पर अड़ी है, इसलिए गुस्से से मेरा हाथ उड़ गया। सुधा जी, देखिए जी, हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी बहू मिली जो हमारे लिए अपने पति से लड़ रही है। प्रिया, यह अच्छी बात है कि तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने उस परिवार को भूल जाओ। कुछ दिनों की ही तो बात है, जाओ अपनी माँ के पास। अमित जी और अक्षय, इस बात के लिए तेरा हाथ उठ गया बहू पर, खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत की। फिर अमित जी और सुधा जी वहाँ से चले जाते हैं, पर प्रिया, वह तो हैरानी से अक्षय की ओर देख रही थी। अक्षय भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्रिया, ये क्या हुआ अभी? आप मुझे जबरदस्ती मेरे मायके क्यों भेजना चाहते हैं, और चांटा क्यों मारा? आखिर आप भी तो यही चाहते हैं ना कि माया को आधी प्रॉपर्टी ना मिले। अक्षय, हाय रे मेरी किस्मत, तुम औरतों को समझाना। मैंने क्या किया? इसको समझने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत है, जो शायद ही तुम्हारे पास है। प्रिया, सब समझती हूँ मैं, आपके सारे पैंतरे मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिएगा। अक्षय, तो सुनो, इस घर में भले ही माया मुझसे छोटी है, पर चली हमेशा उसकी ही है। पहले तो हमारे लाख मना करने के बावजूद उसने विवेक से शादी की, और अब डिवोर्स। पहले विवेक से एलिमनी लेगी और फिर पापा की आधी प्रॉपर्टी, पर इस बार उसकी एक नहीं चलेगी। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वह खुद ब खुद मेरे रास्ते से हट जाएगी।
प्रिया, पर ऐसा क्या करेंगे आप? पापा जी और मम्मी जी की तो जान बसती है उसमें। वह तो उसके नाम अपनी आधी क्या पूरी प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। अशय, बस इसीलिए तो इस नाटक की शुरुआत की है और इसलिए तुम्हें थप्पड़ भी मारा, ताकि वह यहाँ आकर हमारा नाटक देखें। तुम तो बस देखती जाओ और हाँ, कृपया करके मेरा साथ देती जाओ बिना कोई सवाल किए। उसके बाद माया वहां आ जाती है। अश्य, माया, तू यहाँ आराम से रह और वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर, जो तूने उस विवेक के चक्कर में पढ़कर छोड़ दिया था। माया, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सब मुझे माफ कर दो। आप सबने मुझे कितना समझाया था, पर मेरी ही मत मारी गई थी, जो आप लोगों की बातों को नजरअंदाज करती चली गई। शायद आज उसी की सजा मिली है मुझे। अमित जी, बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर। प्रिया, हाँ माया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। माया, कितनी लकी हूँ मैं जो मुझे ऐसा परिवार मिला। फिर कुछ दिनों बाद माया अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। एक दिन अशय घबराता हुआ अपने पापा के पास आकर कहता है, पापा, समझ नहीं आ रहा अपनी आंखों पर यकीन करूं या नहीं। अमित जी, इतना क्यों घबराया हुआ है? साफ साफ बता, क्या हुआ? पापा, आज मैंने माया को विवेक के साथ पार्क में देखा, अक्षय ने कहा। अमित जी, क्या? अक्षय, हाँ पापा, पहले तो मैं उन लोगों के पास जाने की ही सोच रहा था, ये सोचकर कि शायद विवेक माया को परेशान करने आया होगा, पर मैं जैसे ही उनके नजदीक पहुंचा, उनकी बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ये देखिए पापा, उन दोनों की तस्वीर। ये कहते हुए अक्षय अपना मोबाइल अमित जी के आगे बढ़ा देता है। अमित जी, शायद सच में ही विवेक उसे धमकाने या परेशान करने आया होगा। तुझे वहां जाना चाहिए था बेटा। कहीं उसने गुस्से में आकर माया को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अशय, पर पापा, मैं तो उनके पास ही जा रहा था, पर उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पैर वहीं अटक गए। अमित जी, ऐसा क्या सुन लिया तुमने अशय? सुधा जी, हाँ बेटा, ऐसा क्या सुन लिया तूने? अशय, शायद आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए कुछ भी कहने से पहले मैं पक्के सबूत के साथ आऊँगा। अमित जी, तू कोई गैर नहीं है जो तुझे सबूत देने की ज़रूरत पड़े। बता, क्या सुना तूने? अशय, विवेक कह रहा था, माया, हमने यह डिवोर्स के नाटक को अंजाम तो दे दिया, पर अब मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ मिलने बुलाया। तो इस पर माया कहती है, यह सब हम अपने अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। एक बार पापा अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, हमारी लाइफ वापस पटरी पर आ जाएगी। तुम्हारा डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, पर तब तक तुम थोड़ा धैर्य रखो और यूं बात बात में हमें मिलना नहीं चाहिए। कहीं किसी की आंखों में पड़ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। विवेक, पर तुम्हारे पापा तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी तो देंगे ना? माया, हाँ, इसलिए तो मैंने यह रास्ता अपनाया। अगर मैं पापा से सीधे सीधे तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे मांगती तो वह कभी भी मुझे पैसे नहीं देते, क्योंकि उन्हें तुम पहले से ही पसंद नहीं हो और भैया को भी दिक्कत होती, इसलिए तो यह रास्ता अपनाना पड़ा। अमित जी, क्या क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? उस विवेक का तो भरोसा नहीं, पर अपनी बेटी पर भरोसा है, जो उस नालायक के लिए अपने पापा को धोखा नहीं देगी। अशय, बस इसलिए आपसे कह रहा था कि बिना सबूत के आपसे कोई बात नहीं करूँगा। सुधा जी, सुनिए जी, जब यह कह रहा है कि इसने अपने कानों से सुना, तो हो सकता है ऐसा ही हो। पहले भी तो माया ने उस लड़के के लिए हमसे कई बार झूठ बोला है। अशय, पापा, आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं, मैं अब सबूत के साथ ही आऊँगा, क्योंकि
अब इसके तह तक तो जाना ही पड़ेगा। पर पापा, तब तक आप लोग माया से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वरना वह सतर्क हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद माया आती है। अमित जी और सुधा जी उसे देख रहे होते हैं कि तभी सुधा जी उससे पूछती हैं, कहाँ थी बेटा अब तक? माया, वह एक फ्रेंड मिल गई थी, उसी से बात करने में समय का पता नहीं चला। अमित जी, कौन सा फ्रेंड? माया, है मेरी स्कूल की कोई। पर आप लोग आज मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? सुधा जी, तेरी फिक्र रहती है बेटा, इसलिए पूछा। माया, माँ, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, वह अब अकेले ही जीना सीख रही है। अगले दिन माया जब घर पर नहीं थी तब अक्षय आकर फिर से कहता है, पापा, वह आज भी मिली थी उस विवेक से। ये देखिए फोटो और देखिए माया का चेहरा। इसे देखकर कहीं से लग रहा है कि यह परेशान है या फिर ये विवेक से जबरदस्ती मिल रही है। देखिए इसकी मुस्कान जरा। उन तस्वीरों को देखकर ना चाहते हुए भी अम्मी जी को यकीन करना पड़ा कि अक्षय सही कह रहा है। इसलिए वह कहती हैं, बेटा, जब हमें इसकी सच्चाई का पता चल ही गया है तो सामने से ही क्यों ना माया से पूछा जाए। अक्षय, नहीं पापा, उसे कुछ भी कहने या पूछने से पहले हमें अपनी तरफ से कुछ सावधानियां बरतनी होगी। पापा, सॉरी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो इस हिसाब से वह कोर्ट से भी अपना हिस्सा दावा कर सकती है। हाँ, वह बात अलग है कि वह आपकी मर्जी पर ही प्रॉपर्टी पा सकेगी, पर इसमें काफी समय और पैसों की बर्बादी भी होगी और वह नालायक विवेक अपनी दाल गलती ना देख आपको हानि भी पहुंचा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है मेरे पास, जिससे सारी प्रॉपर्टी बची रहेगी और हमें फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने नहीं पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको सही लगे तो। अमित जी, क्या उपाय है बेटा? अश्य, आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, जिससे माया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अमित जी, ठीक है बेटा, मैं कल ही अपने वकील से कागजात बनाकर लाने को कहता हूँ। और वैसे भी जो काम कल करना है वह आज ही से ही, आगे तो यह सब कुछ तुम्हारा ही होगा। अक्षय इस बात से खुश होकर अपने कमरे में आकर प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम काफी दिनों से मुझे घुमाने को ले चलने के लिए कह रही थी ना, तो अब उसकी तैयारी करो। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर चलते हैं अपने सेकंड हनीमून पर। प्रिया, क्या सच में हम घूमने जाएंगे? पर आपने ये सब किया कैसे? अश्य, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझसे वादा करो कि मेरे कहे बिना तुम किसी से भी ये सारी बातें नहीं करोगी, अपने मायके में भी नहीं। प्रिया, हाँ ठीक है। अगले दिन वकील के आने पर अमित जी अक्षय को आवाज देते हैं, अमित जी, बेटा, वकील के सारे कागजात तैयार कर लिए हैं, आओ बैठो और साइन कर दो। अक्षय के मन में तो लड्डू फूट रहे थे और वह कागज को पढ़ने के लिए शुरू ही करने वाला होता है कि अमित जी कहते हैं, मैंने पढ़ लिया है बेटा, तू जल्दी से बस साइन कर दे ताकि आज ही वकील इसको कोर्ट में जमा कर सके, वरना कहीं माया को खबर लग गई तो खामखा तमाशा करेगी। वैसे कर तो कुछ नहीं पाएगी, पर कोशिश तो वह बहुत करेगी और यह सब जल्दी खत्म कर उससे भी बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे। आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई जो उसने हमें भी धोखा देने की ठानी। अक्षय ने फिर हड़बड़ाकर साइन कर दिया और राहत की सांस ली। फिर उसने एक दिन वकील को फोन कर पूछा, हमारा काम हो गया क्या? वकील के हाँ कहते ही उसने कहा, ठीक है, सारे कागजात आप मुझे दे दीजिएगा। वकील, ठीक है, 2-4 दिन में दे जाऊंगा। कानूनी प्रक्रिया तो पूरी हो गई, अब कागजात भी 2-4 दिन में मिल जाएंगे। अक्षय दौड़कर प्रिया के पास आता है, कहता है, चलो प्रिया, हमारे घूमने और मजे करने के दिन आ गए। ये देखो मनाली की टिकट, हम अगले हफ्ते ही निकल रहे हैं। प्रिया भी खुशी खुशी
सारे सामान तैयार करने में लग जाती है। कुछ दिनों बाद वकील आकर सारे कागजात अक्षय को दे जाता है। अमित जी, हो गया सब कानूनी काम बेटा? अक्षय, हाँ पापा, अभी आकर वकील ने सारे कागजात दिए, मैंने अभी पढ़कर देखता हूँ। अमित जी, तू ये कागजात बाद में पढ़ लेना बेटा, पहले एक काम कर, हमें आज वर्मा जी के यहाँ सत्संग पर जाना है, हमें वहाँ छोड़ दे। अक्षय, पापा, मैं क्या आप लोगों का ड्राइवर हूँ जो हर वक्त यहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो? और हाँ, अब टैक्सी ऑटो की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं और प्रिया कल मनाली के लिए निकल रहे हैं, पूरे 2 हफ्ते नहीं रहेंगे, ऐसे में आप लोग अपना देख लीजिएगा। इतने में माया वहाँ आ जाती है तो उसे देखकर प्रिया कहती है, और हाँ, इसे कहिएगा हमारे आने से पहले यहाँ से चली जाए, सबका हमने ठेका नहीं ले रखा है। अमित जी, यह तुम दोनों किस तरह से बात कर रहे हो? ये अचानक से तुम लोगों को क्या हो गया? अक्षय, क्योंकि पापा, अब हम आपके गुलाम नहीं रहे, यह सारी प्रॉपर्टी अब से मेरी हो गई है और अब इस घर का मालिक मैं हूँ, इसलिए यहाँ के सारे फैसले अब आप नहीं हम करेंगे। इतने दिनों से आप लोगों की चापलूसी का नाटक करते करते मैं थक गया था, अब लूंगा चैन की सांस, कितना अच्छा लग रहा है, अब मालिकों वाली फीलिंग आ रही है। क्यों प्रिया, सही कहा ना मैंने? प्रिया, सच में क्या चाल चली है आपने, मज़ा आ गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमने आप लोगों की बहुत सेवा कर ली, अब आप लोगों की बारी है हमारी सेवा करने की, वरना हमें 1 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों को इस घर से निकालने में। माया, देखा पापा, मैंने कहा था ना, थोड़ी देर रुक जाइए, ये अपना खेल खुद ही खत्म कर देंगे। अक्षय, यह क्या कह रही हो तुम माया? कौन सा खेल? माया, भैया, तुम्हें क्या लगा मेरे खिलाफ पापा के मन में जहर घोलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगे? अमित जी, बेटा, इतना उछलने से पहले जरा एक बार यह कागजात तो खोलकर देख लो। अक्षय हड़बड़ाकर वह कागजात खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें यह लिखा होता है कि मुझे अपने माता पिता की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, आगे बहन जिसे देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। अक्षय, पर यह सब? माया, पापा को जब तुम मेरे खिलाफ भड़का रहे थे तो एक दिन मैंने सुन लिया और फिर मुझे तुम्हारे और विवेक की मिली भगत को समझते देर न लगी। पापा को भी इस बात का यकीन दिलाने के लिए मैंने सीधे पापा को विवेक से ही मिलवा दिया। तुम जानबूझकर विवेक को मुझसे टकराते थे ताकि तुम हमारी एक साथ तस्वीर खींच सको, और उसने पापा को खुद तुम दोनों की बीच में हुई डील के बारे में भी बताया। तुम्हारे कहने पर पापा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था, पर मैंने सामने से यह सारी बातें क्लियर कर दी। कह सकते हो पापा को मेरी सच्चाई तो पहले ही पता चल गई थी, अब बस वह तुम्हारी सच्चाई देखना चाहते थे, इसलिए मैंने पापा को ये नाटक जारी रखने को कहा ताकि पापा तुम्हारा भी असली चेहरा देख पाएं। सुधा जी, बेटा, हमें तो पहले ही दिन उस तस्वीर पर शक हो गया था, क्योंकि अगर इनका डिवोर्स नकली होता तो विवेक के घर वाले इसमें अनजान होते और माया विवेक से एलिमनी की कोई बात ही नहीं करती, और विवेक अभी अच्छा खाता कमाता था तो उसका बिजनेस डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर शायद उसे तुम्हारे पापा की उस जमीन का लालच रह गया जो तुम उसे देने का वादा कर चुके थे। अमित जी, बेटा, तूने प्लानिंग तो अच्छी की, पर ज़रा और पॉलिश करता तो शायद आज कुछ और मंजिल होता। तुम लोग मनाली जा रहे हो ना, वहाँ से आने के बाद अपना इंतज़ाम भी कर लेना, क्योंकि धोखेबाजों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। माया, भैया, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी एलिमनी में मुझे इतना तो मिल ही जाता है कि मेरा गुजारा आराम से हो जाए, तो मुझे पापा से कुछ चाहिए भी नहीं था। अगर पापा मुझे देते भी तो भी मैं उन्हें मना कर देती,
पर अब ना तो पापा आपको कुछ देंगे और ना ही मैं। लालच ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा भैया। अश्य, इतनी आसानी से तो ये सब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी देखता हूँ। अश्य के इतना कहते ही सुधा जी उसे एक चांटा लगाकर कहती हैं, चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना आज एक माँ के हाथों अपने बेटे का ही सर्वनाश हो जाएगा। पैसों के लिए अपने माता पिता बहन को भी भूल गया और उनका इस्तेमाल कर रहा था। अब तेरे पास ना तो पैसे रहे और ना ही रिश्ते, जी अकेले अब अपनी लालच के साथ अपनी जिंदगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।